Hello everyone, welcome to virtual classes. So today in this video we are going to continue our chapter number 8, that is unity in diversity or many in the one. So आज इस वीडियो पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जो हमने स्टार्ट कर लिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन दी वन। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था फूड, जैसे खाने के बारे में हमने पढ़ा था, डाइवर्सिटी के बारे में, रिच डाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था। तो फिर और एक टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक साड़ी कैसे अलग अलग तरीके से बांधी जाती है अलग अलग जगह में। जैसे साड़ी के जैसे है तो वो एक ही चीज़, लेकिन वो क्या लेके आई है, डाइवर्सिटी लेके आए। एक चीज़ को वो बहुत सारे तरीके से वो पहन रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी इन दी वन। ओके, सो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है त्योहारों के बारे में है फर्स्ट। ओके, फेस्टिवल गैलोर्स को, जैसे कि एक ही टाइप के त्यौहार हम मनाते हैं सारे देश में, लेकिन उसका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे किस चीज़ की एग्जांपल दे रखी है, मकर संक्रांति के इस पे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। और हाँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन English. Okay, first I'm going to explain in Hindi or either in English, and again I'm going to repeat the same paragraph in Hindi or English. If I've explained in Hindi, I'll explain in English. Okay, so festival galores. There is an immense variety of festival in India. You may have noticed that a few common ones are celebrated across India almost at the same time, though they have different names. We will just take one example, Makar Sankranti, which marks the beginning of the harvest season in many parts of India. Okay, many parts of India on or around 14 January. The maps show different names of similar festival across India about the same detail. Okay, shows the different names of similar festival across India about the same detail. See here, देखो यहाँ पे क्या है, हम फेस्टिवल के बारे में बात कर, हम त्योहारों के बारे में बात कर रहे थे। हर जगह पे भारत पे जैसे त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, दुर्गा पूजा हम, दशहरा हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें काफ़ी जगह पे उसका नाम दशहरा होता है, काफ़ी जगह पे उसका नाम दुर्गा पूजा रहता है कि नहीं। ऐसे ही करके हम बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। होली हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तरीका उसका अलग अलग रहता है। हर स्टेट में, हर रीजन में उसका सेलिब्रेट करने का एक तरीका अलग रहता है। ठीक है, लेकिन है तो वो एक ही फेस्टिवल हम बहुत तरीके से सेलिब्रेट करें। तो ऐसे यहाँ पे भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक झलक हमें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है मकर संक्रांति के बारे में। ये मकर संक्रांति कब होती है, जब हार्वेस्टिंग सीजन होती है। स्पेशली ये कौन मनाता है, फार्मर्स लोग, सारे इंडिया, अक्रॉस टू इंडिया। ओके, वो लोग मनाते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मर्स मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं। ये हार्वेस्टिंग का सीजन रहता है, जब कटाई वगैरह हो जाती है, फसल की कटाई वगैरह ये करने लगते हैं, तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है मकर संक्रांति। तो आपने तो सुना ही होगा इसके बारे में। तो ये कब मनाई जाती है, जनवरी 14 को, लगभग जनवरी 13 या 14 के आसपास ही ये हम हर साल ये पड़ती है। ठीक है, तो इसके एक ही फेस्टिवल के कितने सारे नाम हैं। देखो, सारे इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। ठीक है, लेकिन इसी एक फेस्टिवल के जैसे मकर संक्रांति के नाम भी जैसे अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैप में दिया हुआ है। तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपके रीजन में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर ये कश्मीर वाले रीजन में सिशूर श्यानक्रत के नाम से है, पंजाब में लोहड़ी के नाम से है, ये असम में बिहू के नाम से है, जो कि बहुत फेमस माना जाता है कि नहीं, लेकिन है ये मकर संक्रांति के। नॉर्थ इंडिया में ये मकर संक्रांति बोलते हैं। और फिर देखो तमिल में ये इसको क्या बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं। केरला में फिर क्या बोलते हैं, मकारा विलाक्कू बोलते हैं। ऐसे अलग अलग नाम है, लेकिन है ये एक ही फेस्टिवल, एक ही चीज़ को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट कर रही है कि नहीं। हार्वेस्टिंग सीजन को, बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, जब कटाई वगैरह स्टार्ट होने लगती है, उस सीजन को उस टाइम को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से। तो ऐसे ही ये हुआ ना, एक ही चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। तो डाइवर्सिटी ऐसे आ गया। ठीक है, डाइवर्स वो बन गया, मैनी इन दी वन। ओके, so here we are talking about this festival galore. Okay, so here
in India, see, wide varieties of festivals are being celebrated, isn't it? There are so many festivals starting from throughout the year, okay, throughout your every month you will find that, okay, some festival is coming. And now it is like recently we have celebrated Janmashtami, isn't it? Again, now again what is coming? Ganesh Chaturthi is coming. Again after that what will come? Durga Puja will come. Again Diwali, isn't it? Again these Christmas. So again Holi, again this Makar Sankranti. So there are n numbers of festivals, okay. There are so many festivals which are being celebrated in India. But what you may have noticed that there are some few common festivals also which are being celebrated all over India, okay, at the same time, but with a different name. They have a different name. So here they have given example of Makar Sankranti, okay. This marks the beginning of the harvesting season. So this has been celebrated all over the India, and this has been celebrated at mostly at around January 14 or 13, okay. So here in this map, this Makar Sankranti is been celebrated all over the India. So it has been see here in this map we can see it has been celebrated all over the India, but it has a different name, isn't it? And the way they are going to celebrate is also different. But what they are doing, they are celebrating that same festival, one festival, but in a different way, in a diverse way. So here also it shows an example of unity in diversity, how we can celebrate one festival in a diverse way. Why? Because our country is a diverse country, isn't it? There is a diversity. There are so many types of people, so many religions, so many cultures, so many traditions, so many beliefs, isn't it? So according to that, according to their custom, according to their tradition, they are celebrating that festival. But the festival is one. The reason of the celebrating the festival is the beginning of the harvesting season, but they are celebrating in their different ways, and they have a different name also. Like in Punjab we call it Lori, in Assam we call it Bihu, isn't it? And in Kerala we call it Pongal, in Tamil we call it Pongal, in Kerala we call it Makara Vilaku, isn't it? See here names are given, okay. See in North India it is Makar Sankranti, here in Gujarat it is Uttarayam, isn't it? So in this way the same festival has a different name, and how we are celebrating in a diverse way. So this is an example of a unity in diversity, okay, of our country. So here is a very interesting activity, okay. All of you do comment these about this activity. See, what is your favorite festival? Tell me, okay, tell me in the comment section what is your favorite festival. For me, like, my favorite festival is Diwali. I like Diwali very much, okay. So, and how it is celebrated in your region. Also tell how it is celebrated in your region, and do you know whether it is celebrated in any other parts of India, maybe under a different name. Like Makar Sankranti, we have a different name, isn't it? So you comment down your favorite festival, and also if it is named with a different name, if they have a different name in other parts of India, do mention about it also, okay, so that we will come to know about our favorite festivals also, isn't it? So it will be interesting. So don't forget to comment down in the comment section, and also don't forget to like this video and subscribe my channel and share with your friends, okay. I need your support now. Okay, and again during October-November, many major festivals takes place in India. Make a list of the few main ones and their various name in different parts of the country. Like say from October to November, which festival comes? Major festival, Durga Puja and Diwali, isn't it? So if there is any other festival in your region, you make a list and you can write it down, okay, and can mention it in the comment section also. So that was all about the festival. Now let us see about an epic spirit, okay, about literature. बस साहित्य के बारे में हम देख लेते हैं कैसे यूनिटी है साहित्य में, लिटरेचर को लेके यूनिटी कैसे है, लेकिन यूनिटी के साथ साथ ये डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी कैसे, एक ही चीज़ को वो कैसे अलग अलग तरीके से वो लिखते हैं, वो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ओके. See, literature offers us another fine illustration of unity in diversity. So how we are going to check that out, okay. तो लिटरेचर हमें ये बताता है कि, और एक एग्जाम्पल है लिटरेचर में भी कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. इंडियन लिटरेचर आर एक्सट्रीमली डाइवर्स. देखो आप इंडियन लिटरेचर को आप देखोगे वो बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, बहुत टाइप्स के आपको लिटरेचर मिलेंगे, अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप्स के आपको लिटरेचर मिलेंगे, वेराइटीज़ ऑफ लिटरेचर्स मिलेंगे, ठीक है. एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन दी वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज़्यादा लिटरेचर भी यहीं से है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स लिटरेचर, मतलब डिफरेंट तरीके से, हर किसी की भाषा अलग है, हर किसी के वहाँ पे रीजन अलग है, उसी हिसाब का वो लिटरेचर होता है. जैसे बंगाल में अलग होता है, इधर नॉर्थ इंडिया में अलग होता है, फिर साउथ इंडिया में उनका अपना लिटरेचर है कि नहीं. तो ऐसे बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. तो
Over centuries, despite difference in language, techniques, etc., they have shared important themes and concerns. Who has not heard of the Panchatantra? For Panchatantra. Okay, this is a very famous book which contains lots of stories, isn't it, especially for kids. And if you have a habit of reading books and story books, you do try to read this Panchatantra. Okay, this is very famous. You will find so many famous stories there, and this Panchatantra has been it has been taken an example also, like it has been widely used. See, it has been written in India, but it has been translated over so many languages, and it has been read on overseas also, means in other foreign countries also. Okay, so what does we have under this Panchatantra? We have this collection of delightful stories with animals as the main characters, teaches us important life skill. So here in Panchatantra you will find stories, okay, collections of delightful stories which will teach you moral lesson also, okay, like what is good, what is bad, okay, how you have to respect your elders and what is your duty, about all those things, okay, about some moral lessons. It is there, the stories are related with that, and their main characters are mainly what? Animal, like tiger, it may be tiger, it may be elephant, it may be fox, it may be dog, it may be monkeys, okay, and it teaches so many important life skills to us. So if you have time, you do start reading story books, because now is the time of reading so many story books, and you will come to know so many things after reading this story. You will come to learn about so many different things, okay, about life. तो यहाँ पे देखो लिटरेचर पे कैसे डाइवर्सिटी है, इसको लेके यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सी किताब के दिया हुआ है? पंचतंत्र के। देखिए पंचतंत्र के बारे में तो हम सब ने सुना ही होगा, आपकी इंग्लिश जो पूर्वी इंग्लिश है उसमें भी आपको ये स्टोरीज़ वगैरह देखने को मिलेगी उस पर। तो यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, पंचतंत्र जो है संस्कृत में लिखा है, हिंदी में लिखा है इंडिया में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किया गया है दूसरे लैंग्वेजेस में भी, ताकि दूसरे लोग भी इसको पढ़ सके। और यहाँ पे स्टोरीज़ किस चीज़ की रहती है? बहुत ही अच्छी स्टोरीज, छोटी स्टोरीज रहती है। और यहाँ पे जैसे एनिमल्स को एक मेन कैरेक्टर, जानवर वगैरह उसके मेन कैरेक्टर रहते हैं। आपने जैसे कार्टून्स वगैरह में भी देखे होंगे ना, जैसे वहाँ पे ज़्यादातर कैरेक्टर कौन रहते हैं? एनिमल्स ही रहते हैं। तो ऐसे ही ये जैसे अगर किसी शेर का कहानी होता है, कभी लोमड़ी की कहानी होती है, कभी बिल्ली की कहानी होती है, कभी बंदर की कहानी होती है, ऐसे करके बहुत सारे कहानीज़ होते हैं पंचतंत्र में, है कि नहीं। तो अगर आप भी पढ़ते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते हो तो भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत अच्छी आपको सीख देती है, एक मोरल लेसन आपको टीच करती है। ये स्टोरीज़ के थ्रू आपको पता लगता है कि अच्छा ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, गुड एंड बैड थिंग्स के बारे में यहाँ पे इस अब स्टोरी में अब ये स्टोरीज से आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टोरीज़ लिखने के बहुत ही, देखिए स्टोरीज़ जो है बहुत डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, टेक्निक्स अलग होते हैं, लेकिन क्या है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या शेयर करते हैं, उनका थीम एक होता है, कंसर्न एक होता है। थीम और कंसर्न क्या होता है? आपको क्या लेसन वो देंगे, ठीक है, आपको क्या सीखने को मिलेगा उसमें से, ठीक है। तो थीम एक ही मतलब रहता है, मतलब इम्पोर्टेंट थीम से रहता है, एक ही नहीं रहता, इम्पोर्टेंट थीम्स और कंसर्न रहता है कि आप क्या जानोगे पढ़ के, इसको पढ़ के आप क्या जानोगे, क्या आप सीखोगे, ऐसे करके, ठीक है। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 years old, but its stories have been adapted in almost every Indian language. See, ये जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट जो पंचतंत्र के बारे में जो ये संस्कृत जो है ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना है, लेकिन ये जो स्टोरी है सारे लोगों ने अपनाया हुआ इसको, एवरी इंडियन लैंग्वेज, सारे इंडियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, और इसको अपनाया गया है। और जैसे स्टोरीज़ वगैरह हम सुनते हैं ना, जब हम छोटे होते थे तो दादी वगैरह हमें स्टोरी सुनाती थी, कभी लोमड़ी की स्टोरी सुनाती, कभी हाथी की, कभी बिल्ली की। तो ऐसे ही ये स्टोरीज़ है, ओके, ये सारी स्टोरीज़ जो पंचतंत्र में होती है। इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर भी रहती है, ठीक है। सी दिस टेक्स्ट अबाउट दिस पंचतंत्र, दिस वॉज ओरिजिनली इट इज़ रिटन इन संस्कृत, ओके, बट इट हैज़ बीन adapted in almost every Indian language, means it has been translated in every Indian languages, and people have adapted it, people have read about it because it is very interesting, and it is very fascinating as well. And this is at least 2200 years old stories. See, these are legends, you can say, isn't it? Stories which are which has been passed from one generation to another generation.
and they have also traveled beyond India as well, mean foreign countries also, all the way to the Southeast Asia, the Arab world and the Europe. So ये जो stories है पंचतंत्र के कहाँ कहाँ पे और इसके बारे में गया है कि साउथ ईस्ट एशिया की साइड में इसके बारे में, आप वहाँ के बच्चे भी इसके बारे में सुनते हैं, स्टोरीज़ के बारे में सुनते हैं, अरब वर्ल्ड्स में भी, ठीक है, और यूरोप में भी. तो इंस्पायरिंग न्यू कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज ऑन दी वे. It is estimated that about 200 adaptation of the पंचतंत्र existed in more than 50 languages. देखो 200 प्रकार के जैसे एस्टिमेटेड यहाँ पे है कि 200 प्रकार के पंचतंत्र एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 200 प्रकार के पंचतंत्र एग्जिस्ट करते हैं और कितने लैंग्वेजेस में, 50 लैंग्वेजेस में. तो ये देखो कितना ज़्यादा मात्रा में इसको पढ़ा जाता है. लेकिन देखो है तो ये एक ही पंचतंत्र, कहानी तो ये पंचतंत्र है जो कि एक सीख देता है, आपको एक मॉरल लेसन देता है. लेकिन देखो एडाप्टेशन इसकी कितनी है, 200, इतना डाइवर्सिफाई है ये. और फॉर लैंग्वेज कितने लैंग्वेज में लिखे गए, 50 लैंग्वेज में. कितने डाइवर्स वे में इसमें अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया. लेकिन है तो वो यही कहानी, एक ही कहानी जो कि पंचतंत्र. तो ऐसे ही इसमें क्या आ गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विभिन्नता, है कि नहीं. सो दिस इलस्ट्रेट्स हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरी हैज़ बिकम मैनी. देखो एक ही कलेक्शन है पंचतंत्र, लेकिन एक कलेक्शन को इन्होंने मैनी कैसे बनाया. देखो 200 एडाप्टेशन है अलग अलग टाइप्स में, फिर इन्होंने अडाप्ट किया हुआ है अपने हिसाब से, और फिर अपने हिसाब से फिर इन्होंने अपने लैंग्वेज में फिर इन्होंने लिख दिया. लेकिन है तो वो एक ही कलेक्शन, कौन सा, पंचतंत्र. सी हियर how this panchatantra justifies unity and diversity is that, see, this panchatantra has been inspired so many people in the world, and they are looking forward for their new collections as well, okay, new stories as well. And it has been estimated that around 200 adaptations of panchatantra existed, which has been written in around 50 languages. So this shows that, see, the one collection that is the panchatantra, isn't it, of stories has become many. How? Because it has 200 adaptation and it has been written in more than 50 languages. So it justifies, in this way it justifies unity in diversity. So from one text, one collection, how it can be produced to, how it can be adapted and produced by many, isn't it? It is one text, but it has been adapted and produced and written by so many other peoples, isn't it? So in this way it becomes unity in diversity. So another epic we are going to see here, okay. दूसरा हम देखेंगे, और जो हमारे दो famous epics है, see we have 2 epics, isn't it? And what is epic? Epic का मतलब क्या होता है, एक जो लंबा poem होता है, a long poem generally narrating the adventures of heroes and the other great figures of the past. जो कि poem होता है जो क्या करता है, narrate करता है, जो great heroes वगैरह जो war वगैरह में जाते हैं, वो कैसे अपना fight वगैरह करते हैं, उसके बारे में जो narrate करता है, जो एक बहुत ही लंबी poem होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, epics बोलते हैं. तो हमारे 2 famous epics कौन से हैं, आप सबको तो पता ही होगा, जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, जब हम छोटे होते से हम सुनते आ रहे हैं, सदियों से चला आ रहा है, ठीक है, रामायण और महाभारत. इस रामायण और महाभारत में भी कैसे एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, उसके बारे में हम यहाँ पे आगे देखेंगे, ठीक है. सी हियर one of the most striking case apart from this panchatantra, okay, it is however that of India's 2 epic. Then what is epic? It is generally a very long poem. It has been written about narrating the great adventures of hero, how they have fight in the war, isn't it, how they have proved themselves, about their past, okay. These stories about them, it's not stories actually, it is a very long poem. It is written in the form of a poem, okay. So here we are going to discuss about 2 epics, that is Ramayana and Mahabharata, how these 2 epics also prove to be unity in diversity, one in many or many in the one, isn't it, many in the one. So dekhte isko. These 2 Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original version, narrated the stories of heroes who fight to re-establish dharma. See, these 2 long Sanskrit poems, it has been written in Sanskrit, okay, this Ramayana and Mahabharata. So if you write together, okay, if you write together these 2 poems, you will fill more than 7,000 pages. So just imagine how long it is, isn't it, in their original version. And these, they narrated the stories of heroes who fight to re-establish dharma. See, both Ramayana and this Mahabharata, okay, why are these, in which reason is this epic related? It has been related with the re-establishment of dharma. In the case of Ramayana, it has been this Ram wife, that is Sita, was been kidnapped, isn't it? Why? By whom? By the demon Ravan. So how Ram destroyed Ravan, isn't it? It is story about that, and how he re-established the dharma, isn't it, the right thing
thing. Dharam means the right thing. Okay, dharam here it is not related with your religion, it is doing the right thing, doing your duty. And in Mahabharata also, how they have re-established dharam? By killing all these Kauravas, isn't it? By whom? By the Pandavas, with the help of Krishna, isn't it? So it is all about that. So how we are going to see how this makes unity in diversity. देखो यहाँ पे जो ये दो एपिक्स है, जो दो पोइम्स है, जो संस्कृत पोइम है, अगर इनको एक ही साथ लिखा गया तो ये 7000 पेजेस से भी ज़्यादा, 7000 पेजेस के करीब ये फील हो जाएंगे, मतलब इतना लंबा है ये एपिक. ओके, और ये देखो स्टोरी किसके बारे में पता है? हीरोज़ के बारे में बोलता है. वो जो फाइट करते हैं, किस लिए फाइट करते हैं? धर्म को वापस लेके आने के लिए. धर्म यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है. धर्म मतलब सही चीज़ करना, ठीक है? जो आपकी ड्यूटी है वो चीज़ करना. ड्यूटी आपकी जो धर्म होती है ना, एक्चुअल मीनिंग ऑफ धर्म इज़, जो एक्चुअल मीनिंग है धर्म का वो क्या है? सही चीज़ करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, सही चीज़ करना और अपनी ड्यूटी करना, वो है. तो यहाँ पे ये सही चीज़ को, राइट थिंग को कैसे रीएस्टैब्लिश करते हैं, ये दो एपिक में उसके बारे में लिखा हुआ है. जैसे कि रामायण में हम सब जानते हैं, वहाँ पे सीता जी का हरण हुआ था, तो राम जी कैसे लक्ष्मण और हनुमान के मदद से वो उस रावण को मार गिराते और सीता जी को वापस लेके आते और फिर धर्म को रीएस्टैब्लिश करते, उसके बारे में है ये एपिक. और दूसरा जो महाभारत है, यहाँ पे हमने देखा कैसे एक महाभारत बल्कि एक युद्ध होता है, बहुत ही बड़ा, महा मतलब बड़ा, है कि नहीं? तो बहुत ही बड़ा युद्ध होता है किसके बीच? कौरव और पांडवों के बीच. और पांडव के साइड कौन रहता है? कृष्ण जी रहता है, वो उनके हेल्प करते हैं. और जीत किसकी होती है? पांडव की होती है. क्यों? क्योंकि सच्चाई उनमें थी. और वो क्यों उन्होंने ये युद्ध छिड़ा था? तो धर्म को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, राइट थिंग्स को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है? क्योंकि जो कौरव थे, जो कौरव में जो सबसे बड़े थे, जो दुर्योधन थे, आपने सुना होगा उनका नाम, वो काफ़ी दुष्ट थे और वो काफ़ी मतलब ऐसे काफ़ी बहुत चीज़ ऐसे करते थे जो कि सही नहीं थी. तो उस चीज़ को सही करने के लिए ये युद्ध लड़ा गया. तो कहा जाता है कि द्रौपदी के जो वस्त्र हरण हुआ था उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है, चिंगारी वहाँ से लगी, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही ये मतलब युद्ध का ऑलरेडी ये हो चुका था, क्योंकि जो दुर्योधन और कौरव थे वो काफ़ी दुष्ट थे. ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये दोनों जो हमारे जो एपिक्स है, जो हमारे ये जो है कथा, ये कैसे यूनिटी लेके आती है, डाइवर्सिटी में कैसे यूनाइट है, ठीक है? उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे. इन द महाभारत द पांडवस, तो मैंने जैसे आपको बता दिया था ना, द पांडवस विथ कृष्णस हेल्प फाइट देयर ओन कजिन्स कौरव्स टू रिकवर देयर किंगडम. तो ये पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई होती है और पांडव की मदद कौन करता है? कृष्ण जी करते हैं, है कि नहीं? और इन द रामायण Rama with the help of his brother Lakshman and of Hanuman defeats the demon Ravana who had kidnapped his wife Sita. So here, which I have already explained you, isn't it? So about these two epic, तो मैंने आपको explain already कर ही दिया है वो कैसे फाइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे महाभारत में वो अपने किंगडम को रिकवर करने के लिए, क्योंकि जो युधिष्ठिर है वो सब कुछ हार जाते हैं, जो सबसे बड़े वो भ्राता रहते हैं, जो सबसे बड़े ब्रदर रहते हैं, सब कुछ हार जाते हैं. वो द्रौपदी को भी हारते लास्ट में, तो इसलिए उनका वस्त्रहरण होता है वहाँ पे, है कि नहीं? तो इसी चीज़ को लेके ये उनके किंगडम को वापस पाने के लिए, राइट थिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए, धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए युद्ध चलता है ये. These stories contain many shorter ones than focus on values and constantly ask question about what is right and what is wrong. So ये जो stories है ये बहुत सारे इनमें बहुत इनका फोकस कहाँ पे है? ज़्यादातर बहुत सारी वैल्यूज़ में, क्योंकि लाइफ में क्या है, जैसे लाइफ को कैसे जीना चाहिए, बहुत सारे आपको वैल्यूज़ मिलते हैं ना. अगर आपने देखी है रामायण या फिर महाभारत, जो कृष्ण जी देते हैं बहुत सारे ऐसा ज्ञान देते हैं कि ये चीज़ ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसे होता है, ऐसे करके. तो वैल्यूज़ में फोकस करते, कॉन्स्टेंटली आस्किंग व्हाट क्वेश्चन, सवाल जवाब बहुत करके. अगर आप सवाल नहीं करोगे तो आपका जवाब मिलेगा ही नहीं, तो आप सवाल ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सही है और क्या गलत है. तो इस चीज़ को ये ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सी हियर दिस टू एपिक्स, ओके, दिस स्टोरी दे कंटेन, they focused more on the values. Okay, see, if you have watched Ramayana and Mahabharata, you will come to know, okay, so many values are been given, so many knowledge has been given, like they will be saying, okay, what is the good part, what you should be doing, what is your duty, about all those values of life. It has been taught very properly, okay? And by constantly asking questions, see, if you don't ask question, how will you know what is right and what is wrong? If you are going to ask question, then you'll come to know what is right, isn't it? So here there are so many questions which is related with rights and wrongs, okay? What is right and what is wrong. So here there is a painting, see,
सीइंग दिस पेंटिंग व्हाट यू कैन डिपिक्ट, इस पेंटिंग को, इस चित्र को देख के आपको क्या लग रहा है? देखो, जैसे अगर आपने रामायण देख रखा है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ये क्या लिखा है। देखो यहाँ पे सीता जी किडनैप हो रहे, किसके हाथों? रावण के हाथों, 10 सर वाले रावण के हाथों, है कि नहीं? जैसे ये लेके जा रहा है यहाँ से और किडनैप हो रहे, जैसे ये जंगल में रहते थे ना, वनवास के टाइम में अपनी कुटिया में रहते थे अंदर, तो वहाँ से ये अकेली थी। तब लक्ष्मण ने क्या किया था? एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखा था, लेकिन ये एक भिक्षुक के रूप में, रावण जो है एक भिक्षुक के रूप में आया यहाँ पे, और क्या किया इन्होंने? सीता जी को उस रेखा को पास करने के लिए मजबूर कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ? ये किडनैप करके ले गया, हरण करके लेके चला गया, है कि नहीं? See here, what does this painting depicts? It is a scene, okay, it is an episode from the Ramayana, okay. This is from the Himachal Pradesh, okay. So here what you can see, this is the demon Ravan, okay. He has came in the changing his appearance, isn't it? He have changed his appearance and he became like some rishis who is coming to ask some food, isn't it? So here Sita ji was alone in the house, okay, and Lakshman also went out by saying that he have demarcated one line, and that line is famously known as Lakshman Rekha, isn't it? And he have asked Sita ji not to go out and not to cross that line. But here this Ravan, like he have changed his appearance and he have came and he have asked for food, and Sita ji was forced to cross that Lakshman Rekha, because when this Ravan was trying to cross that Rekha, he was not able to cross it because there were some magics also, isn't it? So that in order to protect Sita ji. So, but what happened? He was success to let Sita came out of that demarcation, and what has done? So he have taken him, isn't it? See, he have kidnapped Sita ji, this Ravan with the 10 heads, isn't it? He have kidnapped Sita ji. So this is that painting, okay. In a class discussion, try to identify the episode depicted in the painting show. So we have already discussed, isn't it? हमने already discuss कर लिया इसके बारे में. For more than 2 millenniums, 2000 सालों तक, okay. These two epics have been translated or adapted into regional literatures in India and beyond. So 2000 सालों तक, 2000 सालों से, okay, ये दो मतलब बहुत, ये जो दो एपिक्स थे, जो रामायण और महाभारत है, इनको बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, बहुत सारे रीजन में इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है, और इनको अडाप्ट भी किया हुआ और इनको ट्रांसलेट भी किया. इंडिया में भी बहुत सारे आपको जैसे साउथ में अगर आप जाओगे तो उनका एक अलग महाभारत, इनका एक अलग वर्जन ऑफ महाभारत आपको देखने को मिलेगा. नॉर्थ में जाओगे उनका एक अलग महाभारत देखने को मिलेगा. वेस्ट में जाओगे उनका एक अलग महाभारत देखने को मिलेगा. ईस्ट में जाओगे उनका एक अलग महाभारत देखने को मिलेगा. तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कैसे, मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है. See here, for more than 2 millenniums, okay, for more than almost 2000 years, isn't it? These two epics have been translated and adapted by so many regional literature in India as well as beyond, as well as in the foreign countries outside India, isn't it? In addition, there are countless folk versions of them. A few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu along and counted about 100 versions of the Mahabharata that have come down to us in folklore forms. Imagine what the number might be for the whole of India. See, as I have told you, like they have their own version of Mahabharata as well as Ramayana. Okay, so a few years ago, a scholar have also conducted a survey. In a survey, what we have known, and that is only for the region of Tamil Nadu, only for one reason. Okay, only in the one reason. So about hundreds of versions were found of Mahabharata. Okay, there were varieties. See, it is about Mahabharata. The story is same. The story is same, that okay, the Pandavas will be fighting the Kauravas, but the way of telling them, the way of depicting the stories is different. So they have their own version down there. Okay, so just imagine like how many would be for the whole of India. Only along in Tamil Nadu it is around 100 versions. Then just imagine for India, like it might be more than thousands to 2000 versions, isn't it? So यहाँ पे देखो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर एक जगह पे उनकी एक अपनी कहानी रहती है. तो रामायण को लेके भी, महाभारत को लेके भी अपनी उनकी कहानी रहती है. कहानी एक ही होती है, लेकिन वो अपने तरीके से उसको बताते हैं. जैसे वो राम जब उनके यहाँ पे विजिट किया तो वो क्या क्या हुआ था, वो स्टोरी, उस पहलू को वहाँ पे वो डालते. तो ऐसे करके वो अलग बन जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. जैसे एक सर्वे हुआ था बहुत सालों पहले,
तो उस पर क्या पाया गया, तमिलनाडु की जगह पे ही एक सर्वे हुआ था, तो सिर्फ तमिलनाडु में ही ये पाया गया कि जो महाभारत का है वहाँ पे आपको 100 से भी ज़्यादा वर्जन्स आपको वहाँ पे मिले, 100 से भी ज़्यादा स्टोरीज आपको मिले महाभारत के रिलेटेड, अलग अलग उनके अलग अपने हिसाब से ही, ठीक है। तो इमेजिन करो कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में, भारत में कितने इसके वर्जन्स होंगे, 1000 2000 के भी ज़्यादा होंगे, है कि नहीं, क्योंकि वेस्ट में उनका एक अलग वर्जन है, नॉर्दर्न इंडिया में अलग वर्जन है, ईस्टर्न इंडिया में अलग वर्जन है, साउदर्न इंडिया में अलग वर्जन है। साउदर्न इंडिया में देखो तमिलनाडु अलोंग, सिर्फ तमिलनाडु में भी हंड्रेड्स ऑफ है, तो बाकी केरला में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कितना ज़्यादा होगा, है कि नहीं। In fact, many communities have their own versions of the Ramayana and Mahabharata. They have also preserved legends connecting their own history with these epics. This is especially true of tribal communities in many parts of the India. देखो एवरी कम्युनिटी, ओके, एवरी कम्युनिटीज़ के उनका, जैसे मैंने बताया ना, उनका एक ओन वर्जन है महाभारत का और रामायण का, एंड उन्होंने उसको अच्छे से प्रिजर्व कर रखा है। जो स्टोरीज़ है, जो लेजेंड्स है, ओके, जो स्टोरीज़ कनेक्टिंग है, जो उनकी हिस्ट्री है, वो उसको अच्छे से प्रिजर्व कर रखा है। कैसे प्रिजर्व कर रखा है, जैसे ओरली ट्रांसमिट करके, ओरली ट्रांसफर करके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, और ओरली पहले ट्रांसलेट कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया, ट्रांसमिट कर लिया, नॉट ट्रांसमिट कर लिया, उसके बाद क्या किया, फिर बहुत अभी कुछ साल पहले है ये सब कुछ लिखा गया, ठीक है। जैसे कि देखो रामायण भी, जैसे वाल्मीकि के रामायण एक है और एक तुलसीदास के रामायण है, दोनों आप रामायण देखोगे थोड़ा हल्के फुल्के आपको चेंजेस मिलेंगे, लेकिन कहानी क्या है वहाँ पर, कहानी तो एक ही है। राम किसको बचाते हैं, राम ने किसका वो करना है, विनाश करना है, रावण का विनाश करना है, रावण सीता जी को किडनैप करते हैं, है कि नहीं। लेकिन कहानी एक ही है, लेकिन वो बताने का तरीका फिर, या फिर कुछ ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ जो है आपको अलग मिलेंगे, ठीक है। कहानी एक ही है लेकिन अलग तरीके से उसको सुनाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखो कहानी एक ही है लेकिन उसको अलग तरीके से सुनाया, डाइवर्स वे पे सुनाया, तो डाइवर्सिटी मैनी बन गया ना, तो मैनी इन दी वन, ओके, बहुत सारे कुछ निकल आए एक ही चीज़ से, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई होप आपको समझ आया हो ये। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेंगे ट्राइबल कम्युनिटी का, ठीक है। ओके, सी, as I have told you that they have their own, every region they have their own version of Ramayana and Mahabharata. So this history, okay, and they have also preserved the legends, the stories connecting with their own history, and they have transmitted, okay, and they have transmitted from one generation to another generation, and this is especially true for the tribal community. So let us see, okay, in many parts of the India, such as the Bhils, the Gonds, the Mundas, these are from the Jharkhand, isn't it, and many more. Most tribes of India, northeast and Himalayan region, including Kashmir, have their own version of one or the other of the two epics, or both. Say they have their own version of epics. See how it becomes unity in diversity here. They have their own version of epics, they have their own way of telling. The story is one, it is about Ramayana and Mahabharata. In Ramayana, what you will see that Ram have killed Ravan. Why? Because he have kidnapped his wife, isn't it? The story is same, but the way of telling them will be different. So same story, different ways, means unity in diversity. I hope you have understood. So same case with Mahabharata also, okay. There will be slight difference, they have their own version, okay. These tribal adaptation are transmitted orally. See, दे आर बिन ट्रांसमिटेड ओरली, वो ओरली ट्रांसमिट करते थे, ठीक है। वो जैसे एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को उसके कहानी के बारे में सुना दिया, फिर दूसरे जनरेशन ने फिर तीसरे जनरेशन को सुना दिया। जैसे कि आपको रामायण की कहानी आपके मम्मी पापा ने सुना लिया, ठीक है, सुनाया है, आपको अच्छे से बताया हुआ है, और आपके मम्मी पापा को किसने सुनाया, उनके मम्मी पापा ने, और उनके मम्मी पापा को किसने सुनाया, फिर उनके मम्मी पापा ने, ऐसे करके ट्रांसमिट हुआ, नॉट लेट, ट्रांसमिट हुआ, एक ऐसे गया है ये, ठीक है। Along with legends on how the heroes of Ramayana and Mahabharata, generally any one of the 5 Pandavas, their wife Draupadi, but also sometimes their cousins and adversary Duryodhan, visited their tribes' respective regions. See, और ये जो महाभारत की जो ये कैरेक्टर्स है, ओके, यहाँ पे देखो ये कैरेक्टर्स है ना, तो इनके बारे में वो जैसे कैसे इन्होंने स्टोरीज बताया उनके बारे में, जब उनके रीजन में आए, उनकी जगह पे आए, तो ये कैसे क्या हुआ था, क्या किया था इन्होंने, ठीक है। द्रौपदी जब आई थी पांडवों के साथ, ये दुर्योधन जब आए थे उनके कजिन्स वगैरह, जैसे सो कजिन्स मतलब कौरव्स, इजंट इट, कौरव जो 100 कौरव थे, तो उनके रीजन में जब उन्होंने विजिट किया था तो ऐसा क्या हुआ, तो उस चीज़ को भी ये उस उनके वर्जन पे ये इसको डालते हैं और उस चीज़ को ये ये बताते हैं, ठीक है। उस उनके रीजन में जब आए थे तो क्या हुआ था। ऐसे ही ये जो महाभारत के कैरेक्टर्स है और जो रामायण के जो कैरेक्टर्स है, सारे दुनिया में, ओके, सारे इंडिया में, नॉट दुनिया,
इंडिया में सभी जगह ये पहुँचे हुए हैं, तो सभी जगह इनके एक अलग अलग कहानी है। जैसे एक पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं किसी सेलिब्रिटी का एग्जांपल ले लेती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हम रणवीर कपूर, मैं रणवीर कपूर का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। रणवीर कपूर जैसे फॉर एग्जांपल उसने दिल्ली में पढ़ाई की, जस्ट एग्जांपल, ओके। पढ़ाई की नहीं है लेकिन मैंने बस बताया है ऐसे एग्जांपल के लिए। अगर उसने दिल्ली में पढ़ाई की है, जो वो दिल्ली के रीजन में चला गया, तो दिल्ली के लोगों के लिए वो कैसा है, वो दिल्ली के लोग उसके अलग तरीके से बताएंगे। और जब वो मुंबई में आया, जब वो हीरो वगैरह बना, मूवीज़ वगैरह उसकी चलने लगे, फिर उसकी तब अलग कहानी है कि नहीं। और फिर वो जब साउथ इंडिया में आया तो फिर उसकी एक अलग कहानी होगी, वहाँ पे अगर वो कुछ टाइम रहा या फिर उसकी अलग कहानी, वहाँ के लोग उसको अलग, उसकी उनके अपने हिसाब से उसके बारे में लिखेंगे। तो है कि तो है तो वो एक ही बंदा है कि नहीं, है तो वो एक ही बंदा, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसके बारे में बताया गया। तो ऐसे ही रामायण और महाभारत भी, जो इनके कैरेक्टर्स थे, बहुत सारी जगहों पे गए इंडिया पे, अलग अलग जगह पे इन्होंने विजिट किया। जिस भी जगह पे इन्होंने विजिट किया उसी तरीके का उन्होंने स्टोरीज़ वहाँ पे बनाए। उन लोगों ने वहाँ पे क्या क्या हुआ तो उसी हिसाब का उन्होंने स्टोरी बनाया। फिर दूसरी जगह पे उन्होंने उसी हिसाब का स्टोरी बनाया। तो ऐसे करके अलग अलग हो गया, एकता में विभिन्नता। ओके, हाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सी हियर, let me again explain in English this part. Okay, see, as we have been told that they have their own version of Mahabharata and Ramayana, isn't it? So the characters, especially the characters of Ramayana and Mahabharata, they have visited all over India. Okay, they have visited all over India, and they visited their respective region, their tribe regions. They have their own story, how they have visited, when they have visited, and what they have done. So just like that, if they have visited another North Indian parts, again they will have their own version. Again, the western part, they will have their own version. So, well, wherever places they have visited, they got the versions according to that. So it has been written here. Okay, you will come to know. For example, like I have given of a celebrity, isn't it? Celebrity Ranveer Kapoor. So if you are going to make a story about Ranveer Kapoor, the story is this: you are going to make about Ranveer Kapoor only. But if he have stayed in so many different reasons, so according to the reasons, the people with whom he have stayed, for example, in Delhi he have stayed, or in Mumbai he have stayed, or in South India he have stayed. Okay, South Indian state he have stayed. Then Delhi people will have different version of story about Ranveer Kapoor, isn't it? And Mumbai people will have a different version of story about Ranveer Kapoor, and South Indian people will have a different version of story about Ranveer Kapoor. But it is about Ranveer Kapoor, isn't it? That is one but different story. So just like that, one with different, unity in diversity. I hope you have understood. We are about to end the chapter. Okay, we are I think we are in the last paragraph. So the anthropologists, see, we have already learned, isn't it? Anthropologist casing, and we have been mentioned also here, the people of India, the project, isn't it? Which was referred earlier in this chapter only. In the case of Mahabharata, what he have mentioned, okay, केस सिंह ने, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने एक डाटा बताया था ना कि इतने 1.4 मिलियंस हैं लोग इंडिया में। तो उन्होंने इन केस ऑफ महाभारत में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? There is hardly any place in the country which the epic heroes such as the Pandavas did not visit according to folklore. तो लोगों के कहने के हिसाब से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ ऐसी कोई जगह ही नहीं है इंडिया पे जहाँ पे महाभारत के जो कैरेक्टर्स है, इन्होंने वहाँ पे गए नहीं हो। सब जगह गए, पांडवर्स के स्पेशली, पांडव सारे जगह पे गए हुए। फोल्कलोर्स मतलब पीपल जनरल, इजंट इट, जो पीपल लोगों के कहने के हिसाब से। एंड सेम मे बी सेट ऑफ द रामायण, तो रामायण के केस में भी सेम है। राम, सीता और लक्ष्मण जी हर जगह, हर एक कोने पे गए हैं इंडिया के। तो हर एक जहाँ जिस जगह पे भी वो गए हैं उसी हिसाब से उसी जगह की स्टोरी है उनके बारे में, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था ना ऑलरेडी। I have already explained you, okay, about this. Over the centuries, perhaps more than any other text, these two epics created a dense web of cultural interaction across India and many parts of Asia. Another example of unity in diversity. So these two epics, they have interacted. They have created a great, okay, dense means great, isn't it, measure, great web of cultural interaction across India. They have went to all over India, and there has been interaction with the other cultures, isn't it, and in many parts of Asia. So this is another example of unity in diversity. I hope आपको समझ आ गया हो. To further illustrate the theme of this chapter, we could have continued our journey and turned to more facets of Indian culture. For instance, in Indian classical arts, including classical architecture, both diversity and unity are easily noticeable. You will study this field through the art curriculum.
करिकुलर एरिया। देखो जिस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया, फूड के बारे में हमने डिस्कस किया है, एक ही चीज़ को कैसे अलग अलग तरीके से वो बनाते हैं। फिर इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया, कपड़े के बारे में डिस्कस किया, तो उस पर साड़ी, जैसे एक ही साड़ी को अलग अलग तरीके से कैसे वो पहनते, उसके बारे में फिर हमने लिटरेचर में डिस्कस किया। तो यहाँ पे भी एक ही स्टोरी को कैसे अलग अलग तरीके से बताया गया, कैसे दर्शाया गया है, तो कैसे यूनिटी और डाइवर्सिटी है। तो ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी है, किसके रिलेटेड, इंडियन क्लासिकल आर्ट्स के रिलेटेड, क्लासिकल आर्किटेक्चर के रिलेटेड। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डाइवर्सिटी और यूनिटी देखने को मिलेगा। आर्किटेक्ट जो होते हैं ना हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह आप देखोगे, उस पर आप नोटिस करोगे, तो वहाँ पे आपको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से आपको नोटिस हो जाएगा। तो ये इसके बारे में आप और पढ़ोगे कहाँ पे, अर्थ करिकुलर एरिया में, ठीक है। सो इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी एज एन एनरिचमेंट बट नेवर लूज sight of the underlying unity which nourishes the diversity. These are very important lines. See what we have learned in this chapter, like India is a diverse country but we are celebrating the diversity by uniting, isn't it, ekta mein vivinata. So we have been celebrating this diversity and enriching it and enriching and giving so much of enrichment. We have been respecting each other, isn't it? And we have also never lost the underlying unity, the oneness, okay, the oneness that we have never lost it. Instead what we have done, we have nourished this diversity by respecting each other cultures and by interacting with each other cultures. तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, जैसे कि इंडिया कल्चर जो है, जो डाइवर्सिटी है सेलिब्रेट करता है। तो ये डाइवर्सिटी को कैसे सेलिब्रेट करता है, देखो अगर इंडियन के लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट नहीं करते थे, एक दूसरे के कल्चर के रेस्पेक्ट नहीं करते, तो ये डाइवर्सिटी तो सेलिब्रेट होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ भी, कोई भी त्यौहार आता है, कुछ भी आता है, सारे लोग मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं, जैसे दिवाली हर कोई सेलिब्रेट करता है। तो ऐसे हम जैसे वो जो सेलिब्रेट करते, एक बन के हम सेलिब्रेट करते, जो यूनिटी है हमारे अंदर उसको हम कभी भी नहीं छोड़ते। इंस्टेड हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा हम नॉरिस्ट करते हैं डाइवर्सिटी के लिए। अलग अलग हमारे पास एकता में विभिन्नता, ओके, इन शॉर्ट एकता में विभिन्नता। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। So this was the end of the chapter, okay. So we have completed our chapter number 8 also, and do comment okay, that how do you find the class, okay. And also yes, don't forget to comment your favorite festival, and don't forget to like, subscribe and share my channel, okay. Share with your friends because I need your support. I need your support now, okay, so that I can bring more such good videos again, okay. So we'll see again you in my next class with our next chapter. Thank you everyone for listening to me.